नमस्कार साथियों, एक्शन जीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक पांडे यहाँ से आपको ऑनलाइन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी की क्लासें उपलब्ध करवाऊंगा। जो हमारी यूपीएससी सीएससी 2023 के एग्ज़ाम है उसको और स्टेट पीसीएस से को ध्यान में रखकर डिलीवर किए जाएंगे यहाँ से सारी क्लासेस। इस क्रम में अपनी जियोग्राफी की क्लास में आज जो हम अपनी पहली क्लास शूट करेंगे वो हमारी पहली क्लास शुरू होगी इंडियन जियोग्राफी से। पहले हम पढ़ेंगे इंडियन जियोग्राफी, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी को। तो सब शुरू करेंगे इंडियन जियोग्राफी में। इंडियन जियोग्राफी को हम जब पढ़ना शुरू करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारी भारत की स्थिति है, भारत का परिचय देखेंगे। सामान्य सा भारत के परिचय में देखेंगे इसकी स्थिति क्या है, नामकरण, स्थिति, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, मानक समय रेखा। मानक समय रेखा के बाद में हम इसके उत्तरी और दक्षिणी बिंदुओं को देखेंगे, पूर्वी पश्चिमी बिंदुओं को देखेंगे। ठीक, इसके समस्त क्षेत्रफल को देखेंगे। विश्व के कितने क्षेत्रफल का मतलब प्रतिशत में भारत कितने प्रतिशत भूमि पर जो है भूमि है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। जलवायु देखेंगे भारत की। तो शुरू करेंगे हम अपनी पहली क्लास से और आज हम पढ़ेंगे इंडियन जियोग्राफी के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं जो भारत, इसका नामकरण। अगर हम बात करें भारत के नामकरण की, तो भारत का नामकरण, भारत जो शकुंतला राजा दुष्यंत की कथा है, वायु पुराण के अनुसार उनके पुत्र जो थे भरत, उन तेजस्वी पुत्र, उनके नाम से इस देश का नाम जो भारत पड़ा। इस देश के कई अन्य नाम हैं जैसे आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया आदि। तो हम अगर देखें भारत की जो अगर हम देखें तो भारत एक बहुत विशाल भूखंड है। हम जानते हैं विशाल भूखंड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, महाद्वीप कहलाते हैं। अगर हम देखें तो जो प्लेटें होती हैं, जो हमारे पृथ्वी के अंदर प्लेटें पाई जाती हैं, जो सागरीय प्लेट और स्थलीय प्लेट, तो जो स्थलीय प्लेट आकार में बृहद होती है उसके कई सारे अन्य मानक भी होते हैं, लेकिन जो आकार में बृहद होती है हम महाद्वीप कहते हैं। तो भारत जो था प्राचीन में काल में अगर हम देखें तो भारत के अंतर्गत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, ये जो सारे देश आज अलग अलग हैं, ये सारे देश भारतीय उपमहाद्वीप के जो थे अंग थे। तो इसकी विशालता बहुत ये बहुत विशाल था। इसकी विशालता के कारण ही इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई थी। अगर हम देखें इसकी स्थिति तो देखिए भारत जो है यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। जो हमारा एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है भारत। और अगर हम देखें यह स्वयं में क्या है, एक महाद्वीप जैसा दिखाई देता है। तो यह भारत एशिया दक्षिण भाग में स्थित है, इसमें एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है भारत। और इसकी विशालता के कारण यह विशाल होने के लिए उपमहाद्वीप जैसा दिखाई देता है। यह विश्व का अकेला ऐसा नाम है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है। हिंदुस्तान हमारे जो देश का एक अन्य नाम है हिंदुस्तान, उसी नाम के आधार पर जो हमारे यहाँ दक्षिण में, हमारे देश के दक्षिण में जो महासागर पाया जाता है, हिंद महासागर हिंदुस्तान यानी भारत के नाम से हिंद महासागर का नामकरण हुआ। तो इकलौता देश है जिसके नाम से किसी महासागर का नाम रखा गया है, किसी महासागर का नाम पड़ा है। इसके प्राचीन नामों की अगर हम बात करें तो आर्यावर्त है, जब ये एक जाति आई भारत में बसने के लिए, आर्य जो आए थे, वो आर्य जब आए तो उत्तर भारत में आकर बसे। और उत्तर भारत में बसने के कारण जो इस देश को आर्यों के निवास स्थान के कारण आर्यावर्त कहा गया। आर्यावर्त अर्थात आर्यों के रहने का स्थान, ठीक, तो आर्यावर्त कहा गया। आर्यावर्त में एक आगे चलकर महान राजा या एक तेजस्वी राजा हुए भरत, और भरत के नाम से ही इस देश का एक अन्य नाम पड़ा भारत। इसके बाद अगर हम देखें तो वैदिक आर्यों का निवास स्थान था सिंध घाटी में। जो हमारी सिंध नदी बहती है आजकल, सिंध घाटी, वो क्या थी, वैदिक आर्य जो आए थे मध्य एशिया से वो इसी में रहे। ठीक है, सिंध घाटी में उनका ये निवास स्थान था, जिसे ईरानियों ने हिंदू घाटी कहा। हिंदू घाटी और इस देश को या हिंद घाटी के क्षेत्र को क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। इनके बाद में, ईरानियों के बाद में जो यूनानी आते हैं भारत में, यूनानी सिंध को इंदस कहते थे, इंदस, और इस देश को क्या कहें, इंडिया कहें। आज यह प्राचीन परंपरा के अनुसार भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष के नाम से ही भारत जाना जाता है। बाकी अन्य जो नाम इसके प्राचीन समय में दिए गए हैं, हालांकि वो
आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 भाग 1 संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 में जो भारत का नाम दिया गया है वह क्या दिया गया है? भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, तो जो प्राचीन जो भारत का प्रचलित नाम या मानक नाम या जो हमारे कानूनी दस्तावेजों में प्रयोग किया जा सकता है वह इस देश का नाम है भारत। ठीक, भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति चतुष्कोणीय है, यह दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। दक्षिण एशिया के कहाँ स्थित है? मध्य में स्थित है। इसके पूर्व में इंडो चीन प्रायद्वीप, अगर हम इस भारत के पूर्व में देखेंगे तो पूर्व में चाइना है या इंडो चीन प्रायद्वीप है, और इसके पश्चिम में अरब प्रायद्वीप आ जाएगा। भौगोलिक दृष्टि से अगर हम भारत का मुख्य भूभाग को देखें तो भारत के मुख्य भूभाग की अगर हम उत्तरी और दक्षिणी जो है अक्षांश रेखाओं को देखें तो भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। और अगर यही बात करें हम इसके ठीक, जबकि भारत का दक्षिणी बिंदु जो सबसे दक्षिणी बिंदु है ये जो क्या हो गई? भारत की मुख्य भूमि का भूभाग है। मुख्य भूभाग, ठीक, ये कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश मुख्य भूभाग पर। मुख्य भूभाग के कहने का मतलब जो हमारे कन्याकुमारी है। ठीक, भारत का मुख्य भूभाग मतलब जहां तक भारत की भौगोलिक सीमा है और उसका मुख्य भूभाग होगा कन्याकुमारी के पास है। कन्याकुमारी को पहले प्राच्य या पूर्व में पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते थे। अगर हम देखें भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो भारत की अगर हम विस्तार को देखें तो भारत का जो हिंद महासागर में विस्तार है, जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही हमारे जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वह क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर जो बिंदु पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट कहते हैं उसको। अगर हम भारत के यहीं पर देखें देशांतरीय विस्तार को तो भारत की देशांतरीय विस्तार अगर हम देखें तो गुजरात जो हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु है, सबसे पश्चिमी राज्य है, वहाँ पर सबसे पश्चिमी बिंदु जो हो जाएगा वहाँ के आने वाली जो देशांतर रेखा है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक के मध्य फैला हुआ है भारत। ये भारत के देशांतरीय विस्तार हो गया। अब अगर हम भारत के जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को देखें तो दोनों लगभग 30 डिग्री के, दोनों में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। मतलब जो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट मतलब उत्तर अक्षांशों के बीच में अंतर लगभग 30 डिग्री का, देशांतरों के बीच में भी अंतर लगभग 30 डिग्री का ही है। इसके बाद अगर हम देखें कर्क रेखा, जो कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, क्या है ये कर्क रेखा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत को 2 समान भाग भौगोलिक क्षेत्रों में बांटती है, 2 समान भागों में बांटती है। हम भारत के अगर भौगोलिक जो है क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हमने देखा कि कौन कौन से राज्य जिन राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, तो गुजरात आएगा, राजस्थान, ठीक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आगे आएंगे झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये जो राज्य हैं, अगर हम देखें यहां से जो हमारी गुजरेगी, ठीक, ऐसे गुजरती है त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए 8 राज्यों से गुजरती है और ये भारत को 2 समान भागों में बांटती है। इसके बाद में अगर हम बात करें दो 2004 के पूर्व इसका सबसे दक्षिणी छोर जो था इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता था। अभी भी इसका सबसे दक्षिणी बिंदु को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है इंदिरा पॉइंट।
लेकिन 2004 की सुनामी आई थी, उस सुनामी की लहरों में क्या हो गया था, जलमग्न हो गया था। और देश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। इसको हम देख चुके हैं। अगर हम देखें देशांतरीय विस्तार का प्रभाव भारत पर किस समय पर क्या पड़ता है, तो देखिए जो देशांतरीय विस्तार होता है किसी भी राष्ट्र का हो, किसी भी देश का हो, वहाँ पर क्या होता है, विश्व में समय निर्धारण के लिए जब हमारे जो देशांतरीय रेखाएं हैं अगर हम इसको पृथ्वी माने, इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल मान लें, तो नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं ये, ठीक। तो ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं इसको मान लेते हैं 0 डिग्री, 1 2 3 4 5, ठीक। तो इधर भी 1 2 3 4। अब देखिए ये जो समय निर्धारण हुआ है, समय निर्धारण के लिए क्या किया गया, समय निर्धारण में विश्व के देशों ने आपसी समझ के तहत क्या किए हैं, ये मानक यामोत्तर को, जो मानक यामोत्तर रेखा है, मानक यामोत्तर मतलब मानक समय रेखा है, तो इसको क्या किए हैं 7 के गुणज के रूप में रखे हैं या 7 का गुणांक पर चुना गया है। यही कारण है कि 82.5 डिग्री जो है हमारे यहाँ की जो भारत की मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है। वो 82.5 डिग्री का होने का कारण यही है कि मानक समय रेखा, किसी भी देश की मानक समय रेखा या तो 7.5 या 7.5 का क्या होगी, गुणज होगी। तो भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है। अब मानक समय रेखा होती क्या है, अब देखिए भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री। अगर हम भारत की स्थिति को देखें तो भारत के जो देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार में लगभग अंतर कितना, पूर्व सबसे पूर्वी देशांतर रेखा और सबसे पश्चिमी देशांतर रेखा में जो अंतर है वह कितना है, लगभग 30 डिग्री का। अगर हम देखें तो 1 डिग्री जो है ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, ठीक। ये क्या है, ईस्ट है और इधर वेस्ट है, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री से या पृथ्वी के किसी भी स्थान से जब हम पूर्व में चलेंगे तब हमारे क्या होंगे, समय क्या होगा, बढ़ेगा, और जब हम पश्चिम में चलेंगे तो समय घटेगा। अगर हम देखें तो जब भी ये जो 1 डिग्री का अंतर होता है, अगर 1 डिग्री का जो अंतर है देशांतर रेखाओं में, इसमें समय का अंतर कितना होता है, 4 मिनट का होता है, ठीक, 4 मिनट का। अब कोई आदमी 1 डिग्री देशांतर रेखा पर है और 1 डिग्री देशांतर रेखा से वो जब 2 डिग्री देशांतर रेखा पर चलकर 2 डिग्री देशांतर रेखा पर पहुंचेगा, या उसी समय एक आदमी 1 डिग्री देशांतर रेखा पर खड़ा है, दूसरा आदमी 2 डिग्री देशांतर रेखा पर खड़ा है, तो जो 2 डिग्री देशांतर रेखा पर खड़ा है उसकी घड़ी का जो समय होगा वो 1 डिग्री पर देशांतर पर खड़े जो व्यक्ति से 4 मिनट आगे होगा। कहने का मतलब है देशांतर रेखाओं में, एक देशांतर रेखाओं के अंतर पर जो समय अंतराल होता है वह 4 मिनट का होता है। तब इस तरह से अगर हम देखें तो भारत पर देशांतरीय रेखाओं का जो प्रभाव है, समय पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम देखेंगे कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वह 30 डिग्री के आसपास है, लगभग 30 डिग्री है। अगर हम 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 120, ठीक, 120 मिनट। 120 मिनट कहने का मतलब 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। तो समय का जो देशांतर रेखा है उनका समय पर यही प्रभाव पड़ता है कि पूर्व में 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का समय बढ़ जाता है और पश्चिम में जाने पर 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का समय घट जाता है। समय की दृष्टि से 1 डिग्री की देशांतरीय दूरी पर 4 मिनट का अंतर हो पाया जाता है। 15 डिग्री, इस तरह 15 डिग्री की दूरी पर 1 घंटे का अंतर यानी 60 मिनट का अंतर हो जाएगा और 30 डिग्री पर 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। इस तरह भारत के पूर्व तथा पश्चिम बिंदुओं के मध्य लगभग 2 घंटे का अंतर है। भारत का जो गुजरात राज्य है सबसे पश्चिमी राज्य और अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है, इन दोनों राज्यों के बीच में समय का अंतर कितना है, 2 घंटे का अंतर है। और इसी 2 घंटे के अंतर को जो इस समय
कम करने के लिए या दोनों राज्यों के जो व्यक्ति हैं या जो भी कार्यालय कार्य हैं, जो भी कार्य हैं, वो उसमें समय के अंतर को कम करने के लिए आजकल भारत में 2 मानक समय रेखाओं की अवधारणा प्रस्तुत की जा रही है कि भारत में जो मानक समय रेखा है उसे 1 से बढ़ाकर 2 मानक समय रेखा निर्धारित की जाए, जिससे क्या है दोनों सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी व्यक्तियों के जो समय अंतराल है उसमें उसको कम किया जा सके और लोगों को जो है उससे उनको कार्य में सरलता हो। लेकिन अभी इस पर विचार किया जा रहा है क्योंकि ये लाने से बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएंगी, तो हम जब आएगा तब इसको पढ़ा जाएगा। फिर अभी हम देखें भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को माना गया है, पूर्वी देशांतर रेखा को। भारत की मानक समय रेखा इलाहाबाद का जो नैनी है, तो भारत की मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई अगर हम देखें तो 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6,000 किलोमीटर है। द्वीपों समेत देश के कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516 यानी 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक, तो ये क्या होगा, ये भारत का एक सामान्य सा परिचय होगा, नाम, स्थिति, ये सब। अब अगर हम बात करें भारत के सबसे चारों बिंदुओं की, तो हम क्या देखेंगे, भारत का जो जम्मू कश्मीर राज्य है, जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे ऊपर जाएंगे 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहां पर जो है इंद्राकोल, इंद्राकोल सबसे उत्तरी बिंदु। सबसे दक्षिणी की बिंदु की बात करें तो मुख्य भूमि पर तमिलनाडु में कन्याकुमारी, यहाँ पर सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा ठीक कन्याकुमारी या पिग्मेलियन पॉइंट जिसे कहा जाता था पहले। लेकिन अगर भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। वहीं अगर हम सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गुजरात राज्य जो हमारा है, गुजरात राज्य में गौरमाथा सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा भारत का। और इधर अरुणाचल प्रदेश में हम आएंगे तो किब्यूथू सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा भारत का। तो ये क्या होगा, ये भारत के जो चारों बिंदु हो गए, सबसे उत्तरी इंद्राकोल, सबसे दक्षिणी मुख्य भूमि पर कन्याकुमारी पिग्मेलियन पॉइंट, सबसे दक्षिणी या भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट, सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य में स्थित गौरमाथा और सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित किब्यूथू। इसके बाद हम बात करें तो भारत को जो है 6 जोन में बांटा गया है, जितने भी इसके प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिन पर केंद्र शासित प्रदेश जिस पर संघ राज्य क्षेत्र या जिस पर केंद्र सरकार शासन करता है वहां पर प्रशासक नियुक्त करके। तो 8 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को जो है भारत के 6 अंचलों या 6 क्या है जोन में बांट दिया गया है, जिसमें उत्तरी क्षेत्र नॉर्थ जोन, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमारा जो सिक्किम सहित जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं साथ उनको शामिल किया गया है, जिसमें हमारा सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा, ये क्षेत्र जो है, ये राज्य जो है ये शामिल है पूर्वोत्तर क्षेत्र में। इसके बाद में हम देखें उत्तरी क्षेत्र में हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान शामिल है। उत्तरी के बाद में हम देखें पूर्वी क्षेत्र में हमारे बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 4 स्टेट आ जाएंगे। पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली तथा दमन द्वीप। मध्यवर्ती क्षेत्र में आ जाएंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसके बाद दक्षिणी क्षेत्र में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आ जाएंगे मेरे दक्षिणी क्षेत्र में। तो ये 6 जोन्स हो गए जिनमें भारतीय क्षेत्रों को बांटा गया है। आज की अपनी क्लास हम यही समाप्त करेंगे। कल की क्लास में हम देखेंगे जो भारत के पड़ोसी राज्य हैं, और उसके बाद में जो भारत की हमारी जो और विशिष्टताएं बची हुई हैं उनको हम कल की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।